नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। अनिल बैनर्जी हैं, कोटक सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी और करेंसी के हेड हैं, और साथ ही हमारे साथ जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज़ से, और आगे नरेंद्र तनेजा होंगे, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट और एग्री एक्सपर्ट हमारे साथ पोखरा चोपड़ा भी होंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे ग्वार मार्केट को लेकर। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं कच्चे तेल से, क्योंकि कच्चे तेल में कल ओपेक प्लस की बैठक थी। ओपेक प्लस की बैठक की अगर बात करें तो मार्च तक उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। 22 लाख बैरल जो अतिरिक्त वो उत्पादन कर रहे थे 8 मेंबर्स मिलकर, उसको भी फेज आउट अभी नहीं करने वाले हैं। अप्रैल 2025 से उत्पादन में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और पूरी तरह से कटौती अप्रैल 2025 से उसके बाद के अगले 18 महीने में पूरी तरह से फेज आउट करेंगे। ओपेक प्लस के मेंबर्स को लगता है कि चाइना को लेकर अभी भी चिंता है, वहां पर डिमांड कमजोर है। साथ ही दूसरी खबर यह भी है कि यूएस लगातार अपना उत्पादन बढ़ा रहा है, उससे भी ओवर सप्लाई की स्थिति है। इस वजह से वो उत्पादन फिलहाल बढ़ोतरी नहीं करेंगे। पहले से जो प्लान थे उस प्लान से भी कम रफ्तार में उत्पादन और समय सीमा को एक्सटेंड उन्होंने कर दिया है। यूएई 3 लाख बैरल बढ़ोतरी जो जनवरी से वो करने वाले थे, रोजाना 3 लाख बैरल की बढ़ोतरी, वो भी अब अप्रैल से करेंगे। यानी कुल मिलाकर वो सप्लाई को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं और दाम को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। चलिए चलते अपने एक्सपर्ट्स के पास, समझते हैं उनसे कि क्रूड मार्केट पर इन खबरों का क्या असर होगा। हमारे साथ तनेजा जी हैं, उनसे भी समझेंगे पूरे मार्केट के बारे में। सबसे पहले जतिन, आप बताइए क्या लग रहा है आपको, ओपेक प्लस के फैसले से भी क्रूड का मूड नहीं बदला, क्या चाहिए क्रूड को और आगे क्या होगा? विश्व जी देखिए, अनसर्टेनिटी है। एक तो पहली तो वॉर प्रीमियम जो था वो इरोड हो चुका। वॉर के जो व्हाइट फ्लैग्स दिख रहे हैं उसके कारण से क्रूड के अंदर नरमी देखने मिली है। साथ ही साथ में जो ओपेक प्लस की बैठक थी उसके अंदर भी प्रोडक्शन कट के लिहाज से कोई भी ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसके कारण से उसको कुछ सपोर्ट मिल सके। प्रोडक्शन को इनफैक्ट आगे जाके बढ़ोतरी होगी धीरे धीरे, इसको जो है वो मार्केट जो है वो प्राइसिंग कर रहा है और हजम कर रहा है, क्योंकि आगे चल के उत्पादन जो बढ़ने वाला है और अभी भी स्लो डाउन के इंडिकेशंस हैं। चाइनीज मार्केट का रिवाइवल अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ से नहीं हो रहा है, जिसका उल्लेख जो है बेस मेटल दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे बेस मेटल प्राइसेस, क्योंकि चाइनीज मार्केट का रिवाइवल अभी भी स्लो है। तो ये सब तुलना में अगर देखने जाएंगे तो सब फैक्टर्स जो है प्राइसिंग करते हुए देखने मिल रहा है और रेंज बाउंड मार्केट बन चुका है फिलहाल क्रूड का। मैं नहीं मानता कि क्रूड के अंदर बहुत ज्यादा इसके अंदर मोमेंटम देखने मिले दिसंबर मंथ के अंदर। बहुत ही साइडवेज रेंज बाउंड रह सकता है। 5700 मैक्स आउट ऑन द लोअर एंड और 5850 से लेके 5900 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बना हुआ है। तो 200-250 पॉइंट की जो रेंज है उसको ही प्ले करते हुए ट्रेडर्स को ध्यान में रखते हुए इसको पोजिशनिंग करना है। 5750 के आसपास मिले तभी बाइंग की सलाह रहेगी और 5850 से लेके 5900 के आसपास की रेंज मिले तब बुकिंग करें। और जितना ही 5900 के आसपास बेचेंगे उतना फायदा रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वहीं से फेवरेबल हो जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो बनेगा शॉर्ट पोजीशन का वो 5950 के ऊपर बन रहा है। सो रेंज मार्केट को प्ले करना है और बड़ी ट्रेंड इसके अंदर कैप्चर करने की कोशिश ना करें ट्रेडर्स, रेंज को कैप्चर करने की कोशिश करें। इनको ट्रेड दिख रहा है 5950 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखिएगा, उस वो इसे लगा के ही आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। इनको लग रहा है जतिन को कि 200 रुपये का रेंज रहेगा, तो रेंज में ही ट्रेड करें। अभी ब्रॉडर पिक्चर ना देखें, यहाँ पर रेंज का फायदा उठाए अगर आप ट्रेडर हैं यहाँ पर। तो अनिल बैनर्जी जी, आपकी राय क्या है कच्चे तेल पर? नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, कच्चे तेल में जो फंडामेंटल सिचुएशन है वो काफ़ी बेरिश है, क्योंकि जो ओवरऑल जो मार्केट है इट्स वेल सप्लाइड है, और जो ओनली सपोर्टिंग फैक्टर है वो है जियोपॉलिटिक्स, वो यूक्रेन रशिया हो या आपका ईरान और इजराइल का हो। तो ये सिचुएशन में रेंज बाउंड जो प्राइस एक्शन है वो कंटिन्यू रह सकता है, और हिस्टोरिकली हम लोग ये देख चुके हैं कि ऑयल में एक पैटर्न बनता है कि 1-2 साल का एक रेंज और फिर एक बड़ा ट्रेंड। तो लग रहा है कि ये साल या ये दिसंबर का मंथ हो सकता है जनवरी तक या ये रेंज रहे, और फिर जाके नेक्स्ट ईयर एक बड़ा ट्रेंड दिखने को मिले, इधर ऑन द डाउन साइड और अपसाइड। बट अपसाइड के लिए एज आई सेड कि फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो फिलहाल के लिए जो स्ट्रैटेजी जो इंडिविजुअल्स यूज कर सकते हैं वो है कि शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल, क्योंकि प्रीमियम्स अभी भी काफी रिच है।
तो यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैंगल का भी एक स्ट्रेटजी किया जा सकता है, मतलब आउट ऑफ मनी कॉल और आउट ऑफ मनी पुट दोनों को सेल करना। तो एक स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेड किया जा सकता है। 5700 नीचे एक सपोर्ट है और 5900 अपर एंड का एक रेंज है। रेंज में है तो यहाँ पे राइटिंग ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी आपको लग रहा है, ये अनिल बनर्जी भी कहते हैं और जतिन भी कह रहे हैं। तो रेंज में आप कैसे ट्रेड करना है ये आप देख लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की भी राय ज़रूर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। गोल्ड और सिल्वर को लेकर अब शुरू करते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर पे काफ़ी अहम डेटा है। वो है यूएस में नवंबर की जॉब रिपोर्ट, जिस पर बाजार की नज़र रहेगी और उसके आधार पर ही 18 दिसंबर को जब यूएस फेड की पॉलिसी के ऐलान होंगे, उसके काफ़ी कुछ चीज़ें आज यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और अनुमान यही बाजार लगा के चल रहा है कि नवंबर नॉन फार्म पेरोल में 2,14,000 की बढ़त होने की उम्मीद है और अक्टूबर में ये सिर्फ 12,000 नई नौकरियां जुड़ी थी। तो इस बार के नंबर बेहतर होने की संभावना है। देखते हैं किस तरह का, क्योंकि लेबर मार्केट को लेकर जो जॉब्स के नंबर थे या एडीपी के जो नंबर थे, प्राइवेट सेक्टर के नंबर, वो भी ठीक दिख रहे थे। तो लग रहा है कि अभी भी स्ट्रेंथ है वहाँ के लेबर मार्केट में। आप बताइए अनिल बनर्जी जी, क्या करना चाहिए जो जिस तरह के नंबर अब तक आ रहे हैं? हालांकि काफ़ी वॉलेटाइल डे होता है हिस्टोरिकली, अगर आप देखें तो जिस दिन भी नॉन फार्म पेरोल के नंबर आते हैं उस दिन मार्केट में काफ़ी हज़ार पॉइंट तक के भी कई बार ऐसे हुए हैं कि एक एक दिन में ऊपर या नीचे की तरफ तेजी या मंदी देखने को मिली है। क्या करना चाहिए ट्रेडर को उससे पहले? हाँ, देखिए, एकदम सही, क्योंकि जो यूएस का जॉब्स डेटा है उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है और अभी फिलहाल यूएस इकोनॉमी काफी अच्छा कर रहा है। तो जनरली ये जो भी डेटा अभी तक आया है वो डॉलर सपोर्टिव है, और जो भी डेटा डॉलर सपोर्टिव है वो गोल्ड के लिए जनरली एक नेगेटिव है। तो गोल्ड में अभी एमसीएक्स में 77,300 400 के आसपास हम लोग को एक सेलिंग दिख रहा है। तो बेटर होगा कि वेट करना। तो हो सकता है जॉब्स डेटा के बाद एक डिप मिले क्लोजर टू 75,800 के आसपास, वहां पे लॉन्ग पोजीशन बनाना बेटर रहेगा देन एट द करंट लेवल्स, क्योंकि डिप का चांस क्वाइट हाई है। तो 75,800 के आसपास गोल्ड आ सकता है, तो वहां पे अगर आता है तो लॉन्ग किया जा सकता है पोजिशनली। नेक्स्ट वीक के लिए 75,500 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। बात है कि आप इंतजार कर ले, जब बाजार नीचे आए गोल्ड का, फिर 75,800 के आसपास का भाव मिले तब एंट्री करें, फिर आपके लिए सेफ होगा। और उस ट्रेड में भी जब खरीदारी कीजिएगा तो 75,500 का एसएल भी लगा लीजिएगा। अनिल बनर्जी जी, चांदी पर बताइए। चांदी आज ठीक ठाक तेजी दिखा रही है, क्या करना चाहिए? अगर किसी की बाइंग की पोजीशन है तो काट ले क्या नॉन फार्म पेरोल नंबर से पहले? तो अगर किसी का लॉन्ग पोजीशन है तो हाँ, तो एक तो स्टॉप लॉस लगा सकता है या उसमें एक स्ट्रेटजी किया जा सकता है, क्योंकि सिल्वर में जो ऑप्शंस है वो काफी हाई प्रीमियम में होते हैं। तो एक आउट ऑफ मनी कॉल भी सेल किया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनली अगर हम लोग सिल्वर स्पॉट का देखें ऑन चार्ट्स, 3150 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और कल से वो ट्राई कर रहा है उसको क्रॉस करने का इन डॉलर टर्म्स। तो अगर वो क्रॉस होता है तो हम लोग को एक तेजी का ट्रेंड उसमें दिख सकता है। तो इसलिए रेजिस्टेंस के आसपास है, इंपॉर्टेंट एक डेटा है। अगर गोल्ड में भी हल्का सा वीकनेस दिख रहा है इंट्राडे, तो ये सिचुएशन में बेटर होगा कि इधर वो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले ऑन द लॉन्ग्स, या एक आउट ऑफ मनी कॉल को सेल कर सकता है। आउट ऑफ मनी कॉल अगर आप सेल कर लेंगे तो आपको प्रीमियम भी बेहतर मिलेगा, क्योंकि सिल्वर में आमतौर पे प्रीमियम ज़्यादा रहते हैं। तो उसका फ़ायदा आप राइटिंग करके यहाँ पर उठा सकते हैं और हेज भी आपकी हो जाएगी। ये सलाह है जिनकी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है, उनके लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है। आप बताइए गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या है जतिन जी? विषय देखिए, हालांकि डेटा जो है वो अनुमान कर रहा है कि नॉन फार्म पेरोल्स जो है वो अराउंड अबाउट 202 के आसपास आएंगे। प्रीवियस रीडिंग जो है वो 12 के पास थी। मुझे लग रहा है कंसेंसस से नीचे आएगा, क्योंकि इस वीक के जो एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के जो डेटा थे वो अनुमान से कम आए हैं। तो जब एम्प्लॉयमेंट कम है तो पेरोल्स जो है वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि वो ज्यादा आएंगे। एक्सपेक्टेशन से कम आएंगे तो ये गोल्ड और सिल्वर के लिए एक टाइम के लिए एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन क्योंकि हायर साइड पे रेजिस्टेंस भी बना हुआ है, इसी कारण से मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो एक नीजक रिएक्शन पॉजिटिव का देंगे डेटा के वक्त 7 बजे के आसपास। अराउंड अबाउट तकरीबन आपको एक जो जंप मिल सकता है अराउंड अबाउट 76,850 से लेके 77,000 तक के आसपास का भी एक जंप देखने मिल सकता है।
लेकिन वो एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी की तरह एक्ट करेगा गोल्ड के अंदर, क्योंकि फिलहाल जो ट्रेंड है थोड़ा सा कॉमेक्स में थोड़ा सा नेगेटिविटी का चल रहा है। जितना मैं देख रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस उसने लिया हुआ है 2645 2655 के रेंज में, तो एक जंप वहां तक मिल जाएगा तो वहां से तुरंत मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सो इस बात का ध्यान रखते हुए ट्रेडर्स जिनकी लॉन्ग पोजीशन है उनको शाम के 7 बजे के पहले अपनी पोजीशन जो है थोड़ी सी एग्जिट करके चलनी है, ये मेरी सलाह रहेगी। फ्रेश पोजीशन जो लेनी है वो शॉर्ट साइड की लेनी है, ऊपर की तरफ जब भी प्राइस मिले अराउंड जितना नजदीक 77,000 के पास मिलेगा उतना आपका रिस्क जो है वो कम रहेगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। 77,250 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है और 76,300 से लेके 76,400 के आसपास का टारगेट रखें। 77,250 का स्टॉप लॉस प्लेस रखना है, इतना बात ध्यान में रखें, क्योंकि बड़ा डेटा है मंथली, एक दिन का जो ये मोमेंट होता है बहुत हाई रहता है, जैसे आपने भी स्टार्टिंग में बताया शुरुआत में गोल्ड और सिल्वर की बात करते हो कि ये जो डेटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और काफी हद तक वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है इस दिन। तो जिनके हाई रिस्क की कैपेसिटी है उनके लिए ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर कोई इसके अंदर रिस्क नहीं लेना चाहता है, डेटा के बाद शॉर्ट सेल करने की सलाह दे रहा हूं मैं। ये बात ध्यान में रखिए 77,250 के स्टॉप लॉस के साथ में। लेकिन जो हाई रिस्क अगर ट्रेड नहीं लेते हैं उनके लिए अवॉइड भी करने की सलाह रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट जो है। उनके पास रिस्क एपेटाइट नहीं है, वो बेहतर हो कि अभी दूर ही रहे आज के लिए, फिर जब ये डेटा आ जाए उसके बाद नई पोजीशन बना सकते हैं। और जतिन का कहना है कि 77,000 के आसपास शॉर्ट करने की ही सलाह है। 77,000 के जितना आसपास या ऊपर की तरफ करेंगे आपके पास रिस्क भी कम होगा। बात करते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर आज एल्युमिनियम पर दबाव है, लेकिन कॉपर और जिंक जहां पर तेजी दिख रही है। कॉपर सबसे ज़्यादा तेज है 825 के ऊपर। जतिन जी छोटा जवाब दे दीजिए, बताइए क्या पसंद है आपको पूरे ही बेस मेटल्स पैक में? विशा जी, कॉपर जो लीड कर रहा है, कॉपर के अंदर मुझे लग रहा है तेजी जो है वो और बढ़ सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉपर की जो चाल है वो अच्छी खासी लग रही है मुझे। एमसीएक्स पर अगर लेवल्स की बात कर ले तो 815 के लेवल्स बहुत ही स्ट्रांगली रिस्पेक्ट कर रहा है पिछले 3-4 दिनों से, इनफैक्ट मोर देन अ वीक नाउ। और हायर साइड पे 830 835 के लेवल्स जो उसके पहले मुझे नहीं लग रहा कि इसकी चाल जो है वो थोड़ी सी रुकनी चाहिए। सो 824 से 823 के रेंज में मिलता है तब बाइंग करके चलना है। स्टॉप लॉस जो है वो अपना 818 इंट्राडे बेसिस पर, और कोई स्विंग ट्रेडिंग ले लेता है तो ज्यादा फेवरेबल रहेगा मेरे हिसाब से। स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए इसके अंदर, ना कि इंट्राडे। और 814 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 835 से लेके 837 तक के टारगेट्स रखें स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। कॉपर मुझे बेहतरीन लग रहा है। एल्यूमिनियम के अंदर हालांकि आज थोड़ी सी नरमी है, लेकिन दूसरा बेस मेटल जो मुझे पसंद है एल्यूमिनियम है। इनफैक्ट सालाना ईयरली आउटलुक के हिसाब से भी देखने जाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन लेवल्स बन रहे हैं एल्यूमिनियम के अंदर। बाय ऑन डिप का मार्केट है एल्यूमिनियम भी। 244 से 242 के रेंज में बाय करें, 238 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 248 से लेकर 250 तक के भी टारगेट लग के चल सकते हैं एल्यूमिनियम के अंदर। स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दोनों के अंदर दे रहा हूं मैं, एल्यूमिनियम और कॉपर के अंदर। बनर्जी जी बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए, बेस मेटल्स में अभी जो थीम है वो है कि सप्लाई डिसरप्शन, और उसमें सबसे आगे है जिंक, उसके बाद एल्यूमिनियम और फाइनली आता है कॉपर। तो किसी का अगर लो रिस्क एपेटाइट है और ये पेशेंटली अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो जिंक इज अ बेटर बेट, क्योंकि हो सकता है आने वाले हफ्तों में 300 के ऊपर भी जिंक का प्राइस जाए, और 305 का एक ओवरऑल टारगेट है। 280 और 282 का एक मेजर सपोर्ट है, उसके नीचे एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। एल्यूमिनियम में भी एक अप ट्रेंड का माहौल है, क्योंकि वहां पे भी सप्लाई डिसरप्शन, जो एल्यूमिना प्राइसेस है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है सप्लाई डिसरप्शन की वजह से, जिसका एक इम्पैक्ट एल्यूमिनियम का जो एंड प्रोडक्ट है उसमें भी आना चाहिए आने वाले हफ्तों में। तो एल्यूमिनियम और जिंक दो कमोडिटीज है जहां पे अप ट्रेंड का रुझान है। कॉपर एक रेंज बाउंड रहेगा 818 और 835 के बीच। तो माय फर्स्ट पिक इज जिंक, उसके बाद एल्यूमिनियम और फाइनली कॉपर। तो आपने बता दिया जिंक आपको ज़्यादा पसंद है। जिंक 305 रुपए तक भी जा सकता है, पोजिशनल राय है, आज के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और 282 इनको लग रहा है कि सपोर्ट का लेवल है जिंक के लिए, तो उसके नीचे का ही एसएल लगाइएगा। 300 से 305 आने अगले हफ्ते के लिए ये टारगेट दे रहे हैं अनिंद बैनर्जी जी। चलिए अब वक्त हो चुका है एग्री मार्केट का, और ग्वार की सबसे पहले बातचीत करते हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ पुखराज चोपड़ा है, एग्री एक्सपर्ट। शुक्रिया पुखराज जी, आपने वक्त दिया। सर, ग्वार काफ़ी समय से काफ़ी सुस्ती दिखा रहा है ना, बहुत मंदी भी बहुत ज्यादा नहीं है, तेजी तो है ही नहीं बिल्कुल। क्या हो गया सर ग्वार में? देखिए, ग्वार में हुआ कुछ नहीं है। ग्वार में पहली बात तो ये, हम फसल पे ही बात कर लेते हैं।
जो फसल हमारा 17 लाख का अनुमान था उसी के अनुरूप अराइवल आ रही है। दूसरी बात है, जो मिलों में क्रेशिंग होनी चाहिए वो क्रेशिंग थोड़ी कम है, 25,000 बोरी के लगभग, यानी 25,000 क्विंटल के लगभग डेली की क्रेशिंग है, और अराइवल है जो औसत 60,000 के करीब, 55 से 60,000 के करीब अराइवल है। तो आधा स्टॉक में जा रहा है, आधा क्रेशिंग में जा रहा है। दूसरी बात ये हुई कि अक्टूबर और नवंबर इन 2 महीनों में गम औसत के हिसाब से 54,000 टन जाना चाहिए था, जबकि ये 48 से 49,000 टन, मतलब 49,000 टन के आसपास गया है। तो अब जैसे जैसे आगे अराइवल घटेगी और अराइवल घटने के बाद में इसमें यदि स्टॉकिस्ट अभी की तरह थोड़े आते रहेंगे तो इस बाजार में निश्चित रूप से तेजी बनेगी। अगर स्टॉकिस्टों का रुझान नहीं रहता है तो फिर ये इसी तरह के व्यवहार से ये चलता रहेगा, कभी 200 रुपए मंदा हो गया, कभी 200 रुपए तेज होगा। इससे आगे अभी लंबी चौड़ी बात नहीं है। हाँ, डिमांड बढ़ जाती है और स्टॉकिस्ट आ जाते हैं तो फिर इसमें कुछ नई बात देखने को मिलेगी विश्वमोहन जी। जब तक है कब तक चलेगा सर? ये दिसंबर तक अराइवल्स कम होने लगेंगे दिसंबर के बाद? अराइवल आप समझ लीजिए ये 15 से 20 दिसंबर के बीच तक इस तरह की अराइवल चाहिए, फिर स्लोली धीरे धीरे ये घटती जाएगी। और इस बार अराइवल का थोड़ा पैटर्न भी अलग रहा है। पहले तो क्या है कि जो नहरी मंडियां थी जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा, यहाँ फास्ट ग्वार आता था, क्योंकि यहाँ इस बार कम हुआ है और बरानी बेल्ट में इस बार ग्वार ज्यादा हुआ है। तो बरानी बेल्ट की भी पहले धीमे आया करती थी, 50 सालों का जो अनुभव है वो ये बताता है कि धीमे आया करती थी, पर इस बार बरानी भी फास्ट आ रही है। उसके पीछे कारण ये है कि जो दूसरी जिनसे हैं मूंगफली और मोठ, उनके भाव काफी नीचे रह गए हैं, तो किसान वो ग्वार को लाके बेच रहा है और मोठ पे, मूंगफली पे थोड़ा इंतजार कर रहा है। विश्वमोहन जी, आपने कहा कि 50% स्टॉकिस्ट भी खरीद रहे हैं, तो वो लोग तेजी की उम्मीद में खरीद रहे होंगे। तो क्या जनवरी फरवरी तक जो इंतजार अगर किसी को करे कोई, तो क्या लग रहा है आपको तेजी यहाँ पर अच्छी ठीक ठाक दिखेगी? देखिए विष्णुमोहन जी, इसमें इंतजार करना चाहिए तेजी का, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। उसकी पीछे 2 वजह है। एक तो ये अन्य कमोडिटी से अलग है, ये 10 साल तक कुछ खराब नहीं होता। हाँ, थोड़ा डिफर होती है क्वालिटी, तो 100-200 रुपए वो नीचा बिक जाता है, ये अलग मैटर है। बाकी इस कमोडिटी को आप लेके स्टॉक रख सकते हैं वेयर हाउस में। इसमें कोई दवा का छिड़काव नहीं चाहिए, इसमें कोई एहतियात नहीं चाहिए, और इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, तो रख के इसका इंतजार किया जा सकता है। जिस तरह हम बैंक में एफडी करवा के इंतजार कर सकते हैं, शेयर मार्केट में कोई शेयर लेके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये ग्वार है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी चीज है। कभी न कभी कोई मौका मिल जाता है तो वहां आदमी निकल सकता है उसमें से। लग रहा है ये आगे के लिए, मीडियम टर्म के लिए आपके लिए बेहतर है। आप इस भाव पे इसे खरीद सकते हैं, रख सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। आगे तेजी की उम्मीद दिख रही है। शुक्रिया पुखराज जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि ग्वार में क्या करना चाहिए। साथ ही जतिन त्रिवेदी जी आपका, अनिंद बैनर्जी जी आपका, आप लोगों ने भी वक्त निकाला और नॉन एग्री मार्केट पर पूरी राय दे दी कि क्या करना चाहिए गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और मेटल्स में। तो मुनाफे की मंडी को वहीं समेट